आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और मैं हाजिर हूं लेकर आज तक रेडियो का डेली इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तारीख है 2 सितंबर और दिन है गुरुवार। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि आज किन खबरों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी अफगानिस्तान की, जहां आने वाली सरकार के लिए एक चुनौती है उसकी इमेज की। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता हासिल कर पाएगा? ये एक हमारे लिए बड़ा सवाल है जिसे हम एक्सपर्ट से जानेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सह संस्थापक सैयद अली शाह गिलानी की। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। किन विचारों को वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं और कश्मीर को लेकर उनकी अप्रोच क्या थी, ये हम जानेंगे। और इसके बाद जानेंगे कि पिछले महीने यानी अगस्त में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कितना बाकी है, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे एक्सपर्ट्स की राय के साथ। और आखिरी में बात होगी जीडीपी के रिकॉर्ड आंकड़ों की और जानेंगे कि रिकॉर्ड स्तर पर जीडीपी आंकड़ों के बावजूद बेरोजगारी के आंकड़े आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। होगी बात इन सभी मुद्दों पर, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान में काबुल हवाई अड्डा चालू नहीं है। ऑपरेशन फिर से शुरू होते ही हम काबुल से लोगों को निकालने के लिए अपना अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को 2 दिन के सीबीआई हिरासत में भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिया के एक सेक्शन में कम्युनल टोन में रिपोर्टिंग को लेकर कहा कि इस तरह की रिपोर्ट से आखिरकार देश का नाम खराब होता है। कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली में तबलीगी जमात की गैदरिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 40 साल के ही थे। उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भारत आने वाले 10 देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया गया है। पहले यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए ये नियम लागू था, लेकिन अब 7 और देश को शामिल किया गया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावणगेरे में GM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को एक आदेश में कहा था कि 1 सितंबर से देश में बेची जाने वाली सभी नई गाड़ियों पर 5 साल के लिए बम्पर टू बम्पर बीमा कवर अनिवार्य होगा, लेकिन अब कोर्ट ने अपने इस फैसले को होल्ड पर रख दिया है। साधारण बीमा कंपनियों ने अदालत के बम्पर टू बम्पर बीमा से जुड़े फैसले को लागू करने के लिए 90 दिन का समय मांगा था। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस S विद्यानाथन ने ये फैसला लिया। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इंस्टाग्राम डाउन हो गया है। कई इंस्टाग्राम यूजर्स अपने एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर ऐप लोड नहीं कर पा रहे हैं। डाउन डिटेक्टर ने भी इंस्टाग्राम के डाउन होने की पुष्टि की है। डाउन डिटेक्टर पर 46% यूजर्स ने मोबाइल ऐप में दिक्कत को लेकर और 31% ने वेबसाइट और 24% ने सर्वर कनेक्शन को लेकर शिकायत की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने यूपी के बिजनौर की रहने वाली एसिड अटैक सर्वाइवर बाला प्रजापति को इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। 25 साल की बाला इस समय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं और ट्रांसप्लांट के लिए 16 लाख रुपए की जरूरत है। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से केनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। दूसरे सत्र के खेल में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 27वां और इंग्लैंड के खिलाफ 9वां अर्धशतक पूरा कर लिया है। इस सीरीज में विराट का यह दूसरा अर्धशतक है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 20 साल बाद तालिबान की वापसी हो रही है, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं है। पिछली बार की तरह 15 अगस्त को काबुल फतेह करने के बावजूद तालिबान ने बड़ा धीमे धीमे कदम बढ़ाया है, खासकर सरकार गठन को लेकर। कई दौर की बातचीत हुई और अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, मसलन तालिबानी कोर ग्रुप के अलावा हामिद करजई से लेकर अब्दुल्ला तक, ताकि एक इंक्लूसिव सरकार बन सके। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार बनाने का पूरा खाका लगभग तय हो चुका है और शायद बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो जाए। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक शेख हिब्तुल्ला अखुंदजादा तालिबान सरकार के मुखिया होंगे और उनके अंडर एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो सकता है। कहा जा रहा है कि सरकार का ये स्वरूप मोटा मोटी
ईरान के सुप्रीम लीडर और फिर उसके अधीन राष्ट्रपति की तर्ज पर हो सकता है। बहरहाल तालिबान ने अफगानिस्तान के प्रांतों के गवर्नर, पुलिस चीफ और कमांडर्स की घोषणा पहले ही कर रखी है। अब बस 1-2 दिनों में सरकार के ऐलान के बाद तालिबानी हुकूमत की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। लेकिन बात बस इतनी भर नहीं है। कहा जा रहा है कि नई सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत हैं। क्या हैं वो चैलेंजेस? पहले तो तालिबान बदनाम था, लेकिन अब उसने एक दूसरी इमेज को दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार्यता हासिल करने के लिहाज से क्या चुनौतियां नई सरकार के सामने होंगी, यही पूछा मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज से। देखिए, अगर वस्तु स्थिति को देखते हैं तो जो आज के दिन जो चैलेंजेस हैं तालिबान के सामने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने के, वो बहुत बड़े हैं। उनसे निपटना, उनको मीट करना नई सरकार के लिए एक चुनौती है। 1996 में जिस तरीके के हालात थे और जिस तरीके से उन्होंने टेक ओवर किया और अपनी आइडियोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, उसमें उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाया। वहाँ पे महिलाओं को या आप ये कहिए कि जो लोकतांत्रिक और उदारवादी जो ताकतें हैं उनको कोई स्थान नहीं दिया। उसका कारण सबसे बड़ा क्या हुआ कि जो गुड्स एंड सप्लाई का जो नियमित रूप से जो होना चाहिए था वो सप्लाई नहीं हो पाई और वो इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर पाए। अब जो नई तालिबान सरकार आई है उनको निश्चित रूप से रिलेटिवली एक मजबूत अफगानिस्तान मिला है और वहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके का एक एस्पायरिंग पीपल और मिडिल क्लास पीपल मिला है जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट चाहता है। लेकिन जो बड़ा सवाल जो आज तालिबान के सामने है कि भाई वो जो गुड्स एंड सर्विस का जो नियमित सप्लाई तो जो वेस्टर्न और डोनर और इन्वेस्टर के माध्यम से जो मिलता था, क्या उसको सस्टेन कर पाएंगे, क्या उसको रेगुलर रख पाएंगे? क्योंकि इनकी जो फितरत है वो कट्टरपंथी है। ये कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं और ये अलकायदा और आईएस के साथ भी इनके लिंकेजेस हैं। इस स्थिति में जो सवाल खड़े होते हैं कि भाई क्या अंतर्राष्ट्रीय जो डोनर हैं या इन्वेस्टर हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी है इनको रिकॉग्निशन दे पाएगी? पहला सवाल। दूसरा जो सवाल उनके सामने उठता है कि आंतरिक कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। ये कोई आप मान लें कि एक होमोजेनियस ग्रुप है और इस्लाम के आधार पे एकजुट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप ये कहिए कि अगर जो सत्ता बनती है उसमें कितनी सहमति बन पाती है, कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी विचारधारा को लेके आगे बढ़ती है, पहली चुनौती ये है। दूसरी चुनौती ये है कि अगर वो ये कहा गया है कि आज के दिन वो थोड़ा लिबरल सॉफ्ट रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से आज भी एक अफरा तफरी है अफगान के लोगों में, जो लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उनमें, या आप कहिए कि महिलाओं में जो एक तरीके का असंतोष है तालिबान को लेके, उससे लग रहा है कि उनको ज्यादा इनसे उम्मीद नहीं है और ये इस विचारधारा को ज्यादा सस्टेन नहीं करेंगे और अपनी जो पुरानी जो इनकी फितरत है जो 1996 से 2001 तक जो इनकी नीति रीति रही है उस पर वापस ये आ जाएंगे। एक सवाल भारत के रुख को लेकर भी, क्योंकि हमने तालिबान से बात तो कर ली है कतर में ऑफिशियली अब, और उधर काबुल में अब एक सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। तो मेरा सवाल ये है कि इससे पहले अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, ऐसे में अब नई सरकार का चेहरा अगर मॉडरेट दिखता है तो क्या भारत को रिश्ते बहाल और मजबूत करने की ओर बढ़ना चाहिए या हमें सिर्फ इसमें मायूसी हाथ लगेगी? देखिए, जो भारत के जो मूल उद्देश्य अफगानिस्तान को लेके वो 3 हैं। आप उनको मोटे तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले भारत चाहता है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसमें एक काउंटर टेररिज्म है कि भारत विरोधी जो आतंकवादी संगठन है उसको तालिबान या अफगान सरकार किसी भी तरीके का समर्थन ना दे। दूसरा कि भारत चाहता है कि वहाँ पे फंडामेंटलिज्म जो है, धार्मिक कट्टरता, वो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रसार ना हो, क्योंकि उसके इम्प्लीकेशंस भारत की जो एक सेकुलर और एक इंक्लूसिव सोसाइटी है उसके लिए भी ठीक नहीं है। तीसरा कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं भारत में, जो इंसर्जेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उनको भी किसी भी तरीके का समर्थन ना मिले। इसमें अहम जो संदेह किया जा रहा है कि तालिबान को
पाकिस्तान के प्रॉक्सी के रूप में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अब वो तालिबान को भारत के कश्मीर के इशू पे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर तालिबान उनके क्लेसेस में नहीं आता है पाकिस्तान के, और भारत और अफगानिस्तान या तालिबान भारत के हितों को, सुरक्षा के हितों को समझता है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को उनके साथ में सहयोग करने में कोई किसी तरीके की आपत्ति होगी। दूसरा, निश्चित रूप से आप ये कहिए कि पिछले 20 साल से भारत अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा है। लगभग $3 बिलियन का भारत ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो रोड हो या पार्लियामेंट हो या दूसरे स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको सुरक्षित किया जाए और आगे भी इन्वेस्टमेंट एक आर्थिक सहयोग की नीति रहे। उसमें भारत का एक और इंटरेस्ट है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेंस में, कि भारत जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहता है, खासकर एनर्जी को लेके, जो तापी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसको फुलफिल करने के हेतु, तो अफगानिस्तान में जो भी सरकार हो, चाहे वो कट्टरपंथी तालिबान हो, वो किसी भी तरीके से भारत को रास्ता, एक कॉरिडोर दे। तीसरा, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में एक लिबरल, मॉडरेट, डेमोक्रेटिक फोर्स सत्ता में रहे। तालिबान है तो वो भी डेमोक्रेटिक रहे, विमेन राइट्स का और ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखे और एक लिबरल एटीट्यूड बना के रखे। तो भारत को अफगानिस्तान में तालिबान के रहने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से कतर के थ्रू हमने तालिबान के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया है, तो एक इंडिकेशन है इस तरफ। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सह संस्थापक सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी 92 साल के थे। जमात इस्लामी के साथ काम करने के बाद सन 2004 में वो अलग हो गए और अपनी पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई। उन्होंने कई सालों तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर काम किया। पिछले साल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। गिलानी की मौत की खबर आने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गम जाहिर करते हुए कहा कि बहुत से मुद्दों पर हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके घर वालों को सब्र दे। वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि गिलानी की मौत की खबर सुनकर दुखी हूं। भारत ने उन्हें कैद करके रखा और प्रताड़ित किया। हम पाकिस्तान में उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। तो अपने जीवन के अंत तक सैयद अली शाह गिलानी किन विचारों को रिप्रेजेंट करते रहे और कश्मीर को लेकर उनकी अप्रोच क्या थी, साथ ही वो कश्मीर मसले का सॉल्यूशन क्या देखते थे, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की श्रीनगर बेस्ड जर्नलिस्ट अल्ताफ हुसैन से। देखिए, ये सैयद अली शाह गिलानी तो आपको पता है, वो चाहते थे कि ये जो कश्मीर जो भारत के साथ जिसका इलाक हुआ था, महाराजा ने किया था, उसमें फिर लोगों की राय लेनी थी, वो नहीं ली गई। वो चाहते थे कि यहाँ लोगों से पूछा जाए और अगर वो नहीं चाहते हैं भारत के साथ रहना तो उनको मजबूर ना किया जाए। पर्सनली वो, व्यक्तिगत तौर पे वो और उनकी पार्टी भी प्रो पाकिस्तान समर्थक नेता थे, वो भी और उनकी पार्टी भी। और वो एक पॉलिटिकल लीडर थे और उनका प्लेटफॉर्म भी पॉलिटिकल था। वो डायलॉग की डिमांड करते थे। बल्कि इसमें ये मैं ऐड करूं कि जब यहाँ 90s में या उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होती थी या मिनिस्टर लेवल की बात होती थी, तो कई बार गिलानी ने उसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये जो द्विपक्षीय बातचीत है इससे आज तक कुछ नहीं निकला है, ये एक मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसलिए त्रिपक्षीय बातचीत होनी चाहिए जिसमें कश्मीरी जनता के प्रतिनिधि भी शामिल हों। मतलब बातचीत के ही जरिए वो हल चाहते थे। तो लेकिन यहाँ जो क्या नाम है इसका, ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था, उसका उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन वे खुद वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ये चला के संघर्ष भारत से अलग होने के लिए या मतलब यहाँ के लोगों की राय पूछने के लिए।
अल्ताफ, गिलानी कई तरह के विवादों का भी हिस्सा रहे, वो कौन से विवाद हैं जो हमेशा उनके नाम के साथ जुड़े रहेंगे? ऐसा कोई विवाद नहीं है जो उनके साथ मतलब कोई बड़ा विवाद नहीं है। तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, मतलब विवाद भी उनको नहीं कहते, कुछ मतभेद इधर उधर कभी हुआ, तो कोई बड़ा विवाद उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। वे एक वो इलेक्शन पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद जब यहाँ ये अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ, चरम में मिलिटेंसी भी शुरू हुई, तो उसके बाद वे आए और उसमें अलगाववादी आंदोलन में तहरीक में वो ये शामिल हो गए और पॉलिटिकल लेवल पे वो कई बार जेल भी गए। तो एक बार मुझे याद है कि ये 2008 और 10 के बीच में, मुझे पूरा इस वक्त समझ याद नहीं है वो कौन सा साल था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक ये क्या जनसभा हुई थी श्रीनगर में, पोलो ग्राउंड में। तो वहाँ गिलानी, वहाँ सारे नेता थे, मैं भी वहाँ खड़ा था, मौजूद था स्टेज पे। अलगाववादी नेता थे, उन्होंने भाषण किए। अब वो जाना चाहते थे लेकिन गिलानी साहब अभी नहीं आए थे। गिलानी साहब फिर आए तो वो जो हजारों की संख्या में लोग थे, उनकी गाड़ी उनके बीच में से गई, उनके लिए रास्ता बनाया गया। जैसे ऐसा लगा था जैसे पानी में जैसे वो कश्ती चलती है वैसे। तो और उस समय उन्होंने लोगों से किया था कि यहाँ ये नेतृत्व का मसला, इसका प्रश्न हमें बार बार पूछा जाता है, तो क्या आप मानते हैं कि मैं आपका नेता हूँ? तो लोगों ने कहा हाँ। उससे फिर एक कंट्रोवर्सी, विवाद शुरू हो गया। तो फिर गिलानी साहब और दूसरे जो नेता थे, उसके बाद उन्होंने मतलब आपस में उनकी वो फिर वो जो अनबन हो गई थी उस पे वो दूर हो गई। तो सारे नेता फिर एक बार फिर मिलकर काम करने लगे। तो कोई अदरवाइज कोई बड़ा विवाद नहीं था। अल्ताफ, आम कश्मीरी लोगों और बदलती केंद्र सरकारों के साथ गिलानी कितने स्वीकार्य, कितने प्रासंगिक थे? क्या वो कश्मीर में एक क्रेडिबल फोर्स थे जिनको वाकई घाटी के लोगों का साथ मिलता था? देखिए, यहाँ ये है कि वो अलगाववादी नेता थे, कश्मीर का भारत से मतलब चाहते थे कि कश्मीर अलग हो जाए और पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो जो उस विचार के लोग हैं उनमें देखिए, गिलानी साहब तो उम्र में बड़े थे। अब वो 92 या 93 क्या किस आयु में उनका देहांत हो गया है। तो वो बड़े नेता, मतलब उम्र में बड़े थे, सबसे बड़े। लेकिन ये रोचक बात है, उनकी यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जो सेपरेटिस्ट या एंटी इंडिया विचार के समर्थक हैं, उनमें गिलानी साहब सबसे लोकप्रिय थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके समर्थन में सबसे ज्यादा जो नारे लगाने वाले थे वो युवा पीढ़ी के लोग होते थे। तो खुद वो स्वयं वो उम्र में बड़े थे और जो छोटे लोग थे उम्र में, तो वो उनका ज्यादा समर्थन करते थे। एक रोचक बात उनके बारे में ये है। तो हाँ, वो उन्होंने ये तहरीक शुरू नहीं की, लेकिन इस तहरीक के वो सबसे बड़े जो पृथकतावादियों में वो वे सबसे मतलब उनको कहते हैं कि टॉलेस्ट ऑफ ऑल दी सेपरेटिस्ट लीडर जो इस समय हैं, तो उनमें वो सबसे कदावर थे। तो इसीलिए, और उनके साथ दूसरी बात ये थी, एक लीडर जो होता है कोई लोगों के इंटेलेक्ट को अपील करता है, कोई इमोशंस को। गिलानी साहब लोगों के इमोशंस को, भावनाओं को अपील करते थे। और इसीलिए मेरे ख्याल में जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको लगता था कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, स्टेडफास्ट है, इनका जो भी कॉज है उसके साथ उसके प्रति ये बहुत ही स्टेडफास्ट है। इसीलिए वो उनका ज्यादा उनसे उनका आदर करते थे, उनको फॉलो करते थे। तो आज जब ये उनका देहांत हो गया कल, तो रात को तो यहाँ की मतलब प्रशासन ने, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो उनको मतलब रात को ही उनका वो अंतिम संस्कार किया गया, उनको दफन किया गया। तो उसमें फैमिली के मेंबर्स का, उनके खुद बेटे का कहना है कि बॉडी को जबरदस्ती ले जाया गया। उस समय जब पुलिस उनके उस कमरे में दाखिल हो गई जहां उनकी बॉडी रखी गई थी, वो ले जाने के लिए गए 3 बजे रात को। तो वहाँ कुछ रेजिस्टेंस भी हुई, वहाँ महिलाएं थी बॉडी के आसपास।
तो वहाँ रेजिस्टेंस हो गई, तो उनके बेटे ने कहा कि दरवाजा भी टूट गया, तो वो फिर ले गए उनको। तो यहाँ ये होता है कि जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसको पहले नहाया जाता है, तो उसमें आमतौर पे घर में नहाया जाता है, उनको मस्जिद में कहीं ले जाया गया। तो वहाँ तो वो उनके बेटे के 2 बेटे हैं, उनके एक बेटे ने मुझसे कहा कि दोनों में से एक भी बेटा उनके फ्यूनरल प्रेयर में शामिल नहीं हुआ। तो ये उनकी कोशिश थी प्रशासन की कि जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार हो जाए, ताकि लोगों को कोई अवसर ना मिले कि वो एकत्रित हो जाए। अगर वो बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। ये थे श्रीनगर बेस्ड जर्नलिस्ट अल्ताफ हुसैन। और अब बात कोरोना वायरस की और उससे बिगड़ते हालात की। आज भी केसेस 47,000 तक आए हैं और डेल्टा प्लस के करीब 300 केसेस मिले हैं। भारत आने वाले 10 देशों के यात्रियों के लिए अब RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। इस लिस्ट में चीन, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लोग शामिल हैं। RT-PCR नेगेटिव होने के बावजूद भारत में लैंड करने के बाद उनकी कोरोना जांच की जाएगी। वहीं अब त्योहारों का सीजन भी शुरू होने लगा है और एक्सपर्ट्स की चिंता भी पिछले साल के त्योहारों में जो भीड़ भाड़ देखने को मिली थी, उसी का नतीजा था कि हमें दूसरी लहर से जूझना पड़ा। और अब फिर से कुछ ट्रेंड ऐसा ही देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब तीसरी लहर को लेकर एक आशंका भी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज त्योहारी सीजन से पहले कोरोना वायरस को लेकर दिख रही लापरवाही के खिलाफ चेतावनी दी है और लोगों को घर पर त्योहार मनाने की अपील की है और कहा है कि जब भी बारी आए वैक्सीन जरूर लगवाएं। एक जरूरी बात यह भी कि मास गैदरिंग अटेंड करने के लिए भी मना किया गया है और मान लीजिए कभी करना ही पड़ा तो आपको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अब सारा पेंच यहीं फंसा है। वैक्सीन जरूरी है तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको वैक्सीनेशन को लेकर एक अपडेट दिया जाए। सितंबर का महीना शुरू हो गया है, तो कैसा रहा अगस्त का महीना वैक्सीनेशन के लिए और इस बीच क्या क्या बदलाव हुए, पूछा मैंने इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर मयंक मिश्र से। एक तो बड़ा बदलाव कि एवरेज डेली का जो वैक्सीनेशन का नंबर है वो जुलाई के मुकाबले काफी ज्यादा है। जुलाई में 41-42 लाख एवरेज डेली था, जो अगस्त में 60-61 लाख हो गया। तो ये बड़ा इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, हमको पता ही है क्या है कि 2 दिन ऐसा हुआ जब हमने 1 करोड़ के फिगर को क्रॉस किया और एक दिन तो 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा था हमारा वैक्सीनेशन। तो ये 2 बात। तीसरी बात कि अगस्त में ही लास्ट वीक में हमने कम से कम 1 डोज देने के मामले में 50% आबादी को कवर कर लिया। 50% आबादी जब हम बोल रहे हैं तो इसका जिनको वैक्सीनेशन लगना है, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए और उस पूल में से कम 50% से ज्यादा लोगों को कम से कम 1 डोज मिल गया। तो ये 3 बड़ी बातें थी। उसके अलावा 1-2 चीज और हुआ और हम लोगों ने एनालिसिस किया था। तो अप्रैल में, मई और जून में हमने पाया कि मेल फीमेल का गैप बहुत ज्यादा था वैक्सीनेशन में। जून मई में ज्यादा था और जून के मिड जून तक 15 जून तक तो वो बढ़ के 17% तक हो गया था गैप। तो अब अगस्त के नंबर को हमने एनालाइज किया तो वो देखा क्या कि वो गैप जो है थोड़ा रिड्यूस कर गया है। तो ये बड़ी बात है। और उसके अलावा एक और बड़ी बात जो हम लोगों ने मतलब हमारे डेटा एनालिसिस में निकला है कि जो स्टेट दिख रहा था कि पिछड़ रहे हैं, बड़े स्टेट जहाँ की बड़ी आबादी है और बहुत लोगों को वैक्सीनेशन करना है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इन सब स्टेट्स में भी वैक्सीनेशन का पेस जो है काफी तेजी से बढ़ा अगस्त में। तो ये 3-4-5 मोटी बातें हैं जो उसके हिसाब से आप देखें तो अगस्त का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। अच्छा मयंक, गांव वाले इलाकों को लेकर बहुत चर्चाएं थी कि यहाँ डोज सही अमाउंट में पहुंच नहीं रहा है, तो क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या अगस्त में? हाँ, मतलब उसमें भी हम लोगों ने जून के आसपास डेटा एनालिसिस किया था, तो उसमें पाया था कि महानगरों में, बड़े शहरों में जो वैक्सीनेशन का रेट था वो गांव के मुकाबले, रूरल एरिया के मुकाबले
2 गुना 2.5 गुना ज्यादा था। मतलब कि दिल्ली बॉम्बे में आप अगर रहते हैं तो आपका चांस वैक्सीनेट होने का बहुत ज्यादा था। उसके बाद से ये थोड़ा सा जुलाई में नैरो डाउन हुआ गैप, और अगस्त में और भी नैरो। अगस्त में जितने डोजेस दिए गए उसमें से करीब 65-66% ग्रामीण इलाके में ही दिए गए। तो और रफली उतना ही पॉपुलेशन गांव का है, ग्रामीण आबादी का अपने देश में है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि अब फाइनली वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है हमारे देश का जो रूरल अर्बन का मिक्स है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया मयंक मिश्र। तो दिन भर के आखिर में अब थोड़ी सुध लेते हैं अर्थव्यवस्था की। अगस्त महीने के अंतिम दिन मोदी सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही की जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। बताया गया कि इस दौरान जो ग्रोथ रेट है वो रिकॉर्ड 20.1% रहा है। जाहिर है इससे अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखते हैं, इकोनॉमी वापस पटरी पर लौटती लगती है। लेकिन अब एक और आंकड़ा सामने आया है जो कुछ अलग ही कहानी कहता है। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक स्वतंत्र संस्था है जो इकोनॉमी के मसलों पर करीबी निगाह रखता है। तो इसी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% हो गई है। यानी पिछले एक महीने में करीब 16 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। और ये जो बेरोजगारी है वो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बढ़ी है। तो CMIE के ये आंकड़े कितने सही और सटीक हैं और बेरोजगारी को लेकर सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं, यही पूछा मैंने इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से। देखिए, CMIE का जो आंकड़े निकालने का या जो सर्वे करते हैं वो एक सैंपल लेके सर्वे करते हैं, और वो उनके बहुत सारे आंकड़े सटीक भी होते हैं। पर जब आप सैंपल सर्वे करते हैं तो बहुत सारे आंकड़े सही नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि कई बार वो सैंपल आप ठीक नहीं उठा पाते हैं। पर ये सच है क्योंकि अर्थव्यवस्था इस समय जो है वो पटरी पर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जब से लॉकडाउन्स खुले हैं और ये कोरोना की तीसरी वेव जो कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद अगस्त के आखिर में आएगी या सितंबर के शुरू में आएगी, अभी तक फिंगर्स क्रॉस बोलते हैं अंग्रेजी में, अभी तक नहीं आई है, सिवाय केरला को हम छोड़ दें और एक आध नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हम छोड़ दें। तो जैसे जैसे बिजनेस पटरी पे आ रहे हैं, तो बिजनेस जब पटरी पे वापस आता है तो जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, जिन लोगों को नौकरी नहीं थी या जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, वो लोग नौकरी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार का क्लेम देखें तो सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था पूर्णतया पटरी पर आ रही है, क्योंकि जीएसटी के आंकड़े हम देखें 1,12,000 करोड़ की जीएसटी की कलेक्शन हुई। जीडीपी के आंकड़े जो अभी 2 दिन पहले आए उसमें 20% से भी ज्यादा, हालांकि लो बेस ईयर की वजह से था, पर 20% से भी ज्यादा का उछाल आया है। तो जब जीडीपी में उछाल आता है, पीएमआई जिसको हम परचेज मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं उसमें सुधार होता है, आईआईपी में सुधार होता है, तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ती है। तो ये इस बात की सूचक है कि लोगों को नौकरी वापस मिल रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। इसको हम आर्थिक दृष्टि से या अर्थशास्त्र की दृष्टि से ग्रीन शूट्स कहते हैं। तो ये ग्रीन शूट्स दिखनी शुरू हो गई हैं, और अगर ये ग्रीन शूट्स आगे बढ़ती हैं और पनपती हैं तो लोगों की नौकरी जो है वो अवश्य वापस आएगी। पर इसमें सिर्फ एक राइडर जो मैं लगाना चाहूंगा अपनी तरफ से, कि अगर कोरोना की ये थर्ड वेव वापस आ जाती है, अभी भी हम 30-40 हजार केसेस रोज के देख रहे हैं, अगर ये बढ़ के 50,000 60,000 जिसको आर वैल्यू कहते हैं, अगर वो बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि जो व्यापार वापस आया है पटरी पर, जो आर्थिक चक्र दोबारा घूमने लगा है, उसमें फिर से रुकावट आ सकती है। और अगर इस बार ये वेव आती है, एक और ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि अगर इस बार ये वेव आती है तो बहुत सारे जो छोटे और मझौले बिजनेसेस हैं उनमें अब इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि वो अपने आप को दोबारा पैरों पर खड़े हो पाएं। तो मुझे लग रहा है वो उनके लिए बहुत ही घातक होगी, क्योंकि पहली वेव के बाद किसी तरह बिजनेसेस वापस आए, दूसरी वेव के बाद आत्मनिर्भर अभियान आया, लोन बांटे गए, रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी डाली, बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स मध्यम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए और मध्यम व्यवसायों के लिए, जिसको हम एमएसएमई करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, उनके लिए निकाली गई, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था का बहुत अहम हिस्सा है। पर हमें यह भी देखना है कि जो उन्होंने कर्ज लिया है, जो सरकार ने रिजर्व बैंक के द्वारा या अन्य स्कीमों के द्वारा जो लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में डाली है, जो कर्ज लिया है, उस कर्ज को वो वापस देने की क्षमता तभी रख पाएंगे अगर
ये तीसरी वेव नहीं आती है। अगर तीसरी वेव आ जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको मैं स्वयं बहुतों को जानता हूं और हमने एक आकलन भी किया है कि वो अपने आप को संभाल पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। शरद जी, एक तरफ तो जीडीपी बढ़ी है, सेंसेक्स बढ़कर ऑल टाइम हाई हो गया है और साथ साथ बेरोजगारी में भी बढ़त हुई है। ये क्या हो रहा है इकोनॉमी में? ये कॉन्ट्रास्ट आखिर दिखाता क्या है? इकोनॉमी में जो कंट्रास्ट है वो बहुत सारी चीजों की तरफ संकेत करता है। पहला अगर हम देखें तो हम देखें कि जो स्किल्ड लेबर है, मतलब जिन बिजनेसेस में जिन एम्प्लॉयर्स को, जिन संस्थाओं को जो लोग जरूरत थे, ये भी सच है कि अब बिजनेसेस ने अपने खर्च कम किए। मतलब मैं अगर उसको उदाहरण के तौर पे लूं तो एक संस्था है, अगर उसमें पहले 200 लोग काम करते थे, आज वो 50-60 लोगों से गुजारा चला रहा है। तो कुछ जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस कारण से भी बढ़ी है। हालांकि उस बिजनेस का काम धीरे धीरे वापस आ रहा है। और जो जीडीपी बढ़ी है, आप इस बात को दिमाग में रखें कि जीडीपी लो बेस ईयर जिसको हम कहते हैं, मतलब वो इतनी 24% गिर गई थी, तो गिरने के बाद 20% बढ़ी है। अभी भी हम अगर इस पिछली तिमाही का जीडीपी लें तो 19-20 में 35 लाख करोड़ था, अब वो 32 लाख करोड़ से थोड़ा ऊपर आया। अभी भी उसमें 9% का शॉर्टफॉल है। तो अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स निकलने का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था रिकवरी की ओर मुड़ चुकी है। पर आप कहें कि पूरी तरह से सब लोगों को नौकरी मिल गई है, क्योंकि इतनी बुरी तरह लोगों की नौकरी गई थी और इतनी बुरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था कि उसको रिकवर होते होते समय मिलेगा। परंतु ये सच है कि नौकरियां वापस आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अब लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जब बिजनेस चल रहे हैं तो ऐसे में वो लोगों को काम से निकालेंगे नहीं। जैसे जैसे उनका बिजनेस तरक्की करेगा, बिजनेस एक्सपैंड करेगा, वो और लोगों को नौकरी देंगे। पर आप ये कहें कि पैंडेमिक से पहले वाली परिस्थिति बन जाएगी, वो इतनी जल्दी बनने वाली नहीं है। मेरा अपना अनुमान है कि पैंडेमिक से पहले वाली जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट था पैंडेमिक से पहले, वो करीब 6 से 7% था। ये मैं आपको सीएमआई के ही आंकड़े का हवाला दे रहा हूं। उस परिस्थिति को वापस आने में मेरे हिसाब से, वो भी अगर थर्ड वेव फोर्थ वेव नहीं आती है, तो कम से कम 1 साल और लगेगा इस पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के चक्र को दोबारा से घूमने में। तो नौकरियां वापस आई है, लोगों को नौकरी मिल रही है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच गए। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं, पर कुछ हद तक दूसरा ये भी हमें देखना होगा कि हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जहां पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि जो लोग एक ही व्यवसाय में 3-3, 4-4 लोग काम करते हैं, जहां पर एक आदमी को काम करना चाहिए, वहां पर आपको ऐसा नजर आता है कि उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, परंतु वो एम्प्लॉयमेंट मिली हुई नहीं होती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर को हम देखें, हम जो ब्लू कॉलर्ड वर्ग है उसको हम देखें, और दूसरा जो हम छोटे व्यवसाय है उनको हम देखें, तो वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट का आकलन करना भी बहुत कठिन होता है। सीएमआई के जो आंकड़े आते हैं वो एक सैंपल के बेसिस पे लिए जाते हैं, और वो सैंपल देश के किस हिस्से से लिया जाता है ये देखना पड़ेगा, किस वर्ग से लिया जाता है ये देखना पड़ेगा, कितने लोगों का लिया जाता है ये देखना पड़ेगा, किस परिस्थिति में लिया जाता है ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए सीएमआई आंकड़ों पर हम विश्वास कर सकते हैं, पर पूरी तरह से मेरा ऐसा मानना है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करना एक बहुत ही कठिन काम है। परंतु ये सच है कि अभी हम प्री पैंडेमिक स्टेज पे नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शरद कोहली। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमें मेल करके बताइएगा। आज तक रेडियो के किसी और पॉडकास्ट के बारे में कुछ और भी कहना हो, कुछ शिकायत हो, कोई सराहना हो, तो हमारा पता है radio@aajtak.com। आपका आज तक रेडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी है। वहां भी हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। और इस पॉडकास्ट की प्रोड्यूसर थी खुशबू और साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश केंद्र।
लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।